नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है प्रॉपर चल रही होगी। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखकर ये सीरीज आपकी चल रही है। एक सेट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, जो कि कल मैंने मॉर्निंग में आपको शायद दिया था। आज आपका दूसरा सेट होगा। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो है लिंक है, मैं आपको आई बटन दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 1। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके, है ना। प्रश्नों का स्तर स्तरीय है। निश्चित रूप से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। कापी पेन लेके आप बैठिएगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी प्रश्नों की व्याख्या। आइए शुभारंभ करते हैं। पूछा गया है, लघु हिमालय किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन 4 आपका होगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में, शिवालिक और वाह हिमालय के बीच में, और पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के बीच में। किन दो के बीच में लघु हिमालय स्थित है। तो इतने बड़े प्रश्न को देख के निश्चित रूप से आप घबराएंगे। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना प्रश्न आपका बड़ा होता है उसका उत्तर उतना ही क्या होता है, अच्छा होता है और आसान होता है। लघु हिमालय को आप मध्य हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। मध्य हिमालय मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो आपका मध्य हिमालय है, सबसे पहले आपकी आती है महान हिमालय श्रेणी, बीच में मध्य हिमालय श्रेणी और तीसरे नंबर पर शिवालिक श्रेणी, है ना। तो ये आपका मिडिल हिमालय है, इसी को आप क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। किसके बीच में है, तो आपका ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है। क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में। निश्चित रूप से यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय किन दो के बीच में है। तो उत्तर आप बता दीजिएगा यहाँ पे शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में। चलिए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना का कार्य हुआ था। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया, किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मेयो। तो किसके शासनकाल में होती है, तो आपने पढ़ा है अच्छे से 1872 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और उस समय शासन किसका था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, लॉर्ड मेयो, है ना। अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो एक ऐसा वायसराय या ऐसा गवर्नर जनरल जिसको अपने सलाहकार समिति के फैसलों को रद्द करने या लागू करने की परमिशन दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है ना। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करिएगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया कहाँ से गया है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, आयरलैंड। आयरलैंड से और क्या लिया गया था, डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों का जो राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है वह प्रक्रिया आपके आयरलैंड से ली गई है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। जो संविधान की उद्देशिका का विचार है वो आपका यूएसए संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जस्टिस रिव्यू यानी पुनर्वलोकन की शक्ति ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन, और आपका यहीं से उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी ली गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक स्वरूप को लिया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन से आपका संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और औपचारिक प्रधान के रूप में जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वह आपकी ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की मूलभूत राशि है, MKS होता है ना, कौन
अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई पद्धति की मूलभूत राशियां हैं, द्रव्यमान और विद्युत धारा दिया है, ज्योति तीव्रता और ताप दिया है, लंबाई और समय दिया है और उपयुक्त सभी। तो MKS सिस्टम आप पढ़ते हैं, MKS सिस्टम में आपका मीटर होता है मतलब लंबाई, किलोग्राम यानी द्रव्यमान, टाइम यानी सेकंड, इसके अलावा ज्योति तीव्रता भी इसमें शामिल है, ताप भी आपका शामिल है। और यहाँ पे जो मुझे लगता है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, उपयुक्त सभी यहाँ पे उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ 5 की बात करूँगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति का मापक है, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी आपकी हो जाएगी और अमीटर आपका विद्युत शक्ति का मापक है। देखिए कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है वह आपका अमीटर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, है ना, क्योंकि अमीटर से जो है विद्युत शक्ति का मापन नहीं किया जाता है, बल्कि अमीटर जो है विद्युत धारा का मापन करता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं 6 की बात करूं तो लोकसभा की सीटों का आवंटन जो है वह किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है। प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। वर्ष 2001, वर्ष 1951, वर्ष 1961 या फिर वर्ष 1971। जो लोकसभा में वर्तमान सीटें आपकी हैं 545, उसका वितरण जो है किस जनसंख्या पे आधारित है, किस वर्ष की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। और आपको यह भी मालूम है कि 2026 तक इन संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। प्रश्न संख्या अगर मैं 7 की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे दिया गया है किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। किसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए तो इसका जो सही उत्तर है कि एकाधिकार किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ये आपका अधिनियम दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट में यह क्या था, तो आप बताएंगे कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम, जिसके द्वारा 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है। अगर प्रश्न संख्या 8 की मैं बात करूं, देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है सतलज और काली के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है ना। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या फिर कुमाऊं हिमालय। 4 हिमालय, चारों मैंने आपको पढ़ाए हैं। देखिए सिंधु और सतलज के बीच में आपका आता है कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में आपका आता है नेपाल कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय। इसके बाद काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में अगर आइएगा तो तिस्ता और दिहांग के बीच में जो है असम हिमालय आता है। प्रश्न पूछा गया है सतलज काली की बात हो रही है, मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। सतलज काली के बीच में कौन सा हिमालय का भाग आएगा, तो आप बताइएगा कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रवाल निर्मित द्वीप का उदाहरण है। 4 द्वीपों का ऑप्शन पूछा गया है, कौन प्रवाल से निर्मित द्वीप का उदाहरण है। अंडमान निकोबार, लद्दाख, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। देखिएगा 4 ऑप्शन, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, ऑप्शन डी होता है आपका राइट। यानी प्रवाल निर्मित द्वीप कौन है, लक्षद्वीप आपका उत्तर सही होगा। इस केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 36 द्वीप आपके हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया प्रवाल निर्मित द्वीप है, केरल से प्रभावित है, मलयालम यहाँ की क्या है, राष्ट्रभाषा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछी जाती है लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, है ना। अगर मैं अंडमान निकोबार की बात कर लूँ, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप का उदाहरण है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार में अगर पूछ दिए कितने द्वीप आपके आते हैं, तो टोटल आपके होंगे 272। अंडमान द्वीप समूह में 250 और 22 द्वीप आपके जो हैं आते हैं निकोबार द्वीप समूह में।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछ देता है, आप बताएंगे सैडल पीक या कल्याण शिखर, 732 इसकी हाइट होगी। और वहीं अगर पूछ दे कि अंडमान निकोबार में ही जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम बैरन द्वीप है। तो ये भी आप सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगर 10 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में नापा जाता है, यूनिट की इकाई है, ठीक है ना। यूनिट किसकी इकाई है आपसे पूछा गया है। घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है किसकी, सामर्थ्य की यानी शक्ति की, ऊर्जा की, विद्युत धारा के ऊष्मीय मान की या फिर विभवांतर की। तो किसकी इकाई है तो ये बताइएगा, यूनिट आपकी है ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई आपकी हो जाएगी, है ना। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 11 की, दिया गया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया। बाल गंगाधर तिलक, मनमोहन देशमुख, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नेहरू। गलत करेंगे नहीं, प्रचलित क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। किसके द्वारा भारत में पहली बार नेशनल इनकम का अनुमान लगाया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन डी होगा आपका राइट, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जो प्रश्न आपके बनते हैं इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति आपके यही थे, दादा भाई नेहरू। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो प्रश्न हो गया आपके दादा भाई नेहरू की। कांग्रेस की कितने बार अध्यक्षता किए, 3 बार बता दीजिएगा। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर बात कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में से एक हैं जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने ही जो है मराठा और केसरी नाम के 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। महात्मा गांधी बहुत परिचित है, इनसे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। संशोधन तक का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस, और आप लोग संविधान पढ़ें अच्छे से, क्वेश्चन गलत करने नहीं करेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 31वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी प्रश्न के ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों ही ऑप्शन अपने आप में क्या झन्नाटेदार हैं, मतलब यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट। किस संशोधन द्वारा संविधान लोकसभा की सीटों को जो है 525 से बढ़ाकर 545 किया आता है, 31वां बता दीजिएगा। 36वां संविधान संशोधन आपका क्या है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पहली चीज़। 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का लघु संविधान कहा जाता है इसे। और इसी के द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है क्या कि 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और 3 शब्दों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल की गई थी और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वां अमेंडमेंट आपका क्या कहता है, जो मौलिक अधिकार आपका 7वां था, संपत्ति का अधिकार, उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और अनुच्छेद 300 क के तहत जो है संपत्ति के मूल अधिकार को 300A के तहत एक विधायी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था, है ना। प्रश्न संख्या अगर मैं 13 की बात करूं तो भातखंडे संगीत संस्थान की लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहाँ पे स्थित है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, गलत करेंगे नहीं आप। प्रयागराज, वाराणसी या फिर लखनऊ या फिर दिल्ली। यूपी स्पेशल है, जाहिर सी बात है यूपी का ही कोई शहर होगा। और शहर आपका कौन सा है, ऑप्शन सी, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ब्रेन ट्यूमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 6 जून है, 7 जून है, 8 जून है या फिर 10 जून है। ब्रेन ट्यूमर ऑप्शन
ये होगा यहाँ पे आपका राइट। 6 जून प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आधा हिस्सा, आधा रास्ता जो है मैंने यहाँ तय कर लिया है। 10 प्रश्न आपके और होंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम पर भी आपको इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा आसानी से। और इस टेलीग्राम पे आपको लगभग हर दिन 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। नैमिषारण्य की बात हो रही है, कहाँ पे है? राज्य की बात हो रही है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। एक दैवीय स्थान है, और यह जो है आपका किस राज्य में है? सीतापुर। और सीतापुर कहाँ पड़ता है? नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग किस जिले में निवास करते हैं? तो उसका उत्तर आपका यही होगा, सीतापुर ही होगा ना। चलिए, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पर 16 की बात करूँ तो दिया गया बिटुमिनस कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बिटुमिनस कोयला की बात हो रही है, और कोयला कहाँ मिलेगा? तो निश्चित रूप से देखिए, हाँ, बिटुमिनस कोयला आपका कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपकी पाई जाती हैं। झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, जितने भी कोयला के भंडार हैं मैक्सिमम आपके इसी क्रम की चट्टान में मिलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या मिलेगा आपको? धारवाड़ में मिलेगा आपका धातुएं मिलती हैं। विंध्यन क्रम में चूना पत्थर आपके मिलते हैं, संगमरमर आपको मिलता है। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर मैं 17 की यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है? बिहार केसरी लाला लाजपत राय, श्री कृष्ण सिंह, आशुतोष मुखर्जी, या फिर राजकुमार सिंह। देखिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। प्रश्न का जो सही उत्तर है, बिहार केसरी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे होने जा रहा है आपका राइट। प्रश्न संख्या 18 की बात कर लीजिएगा। सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल से डाक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, भोगवा नदी किनारे पे स्थित है। और याद रखिएगा, देखिए, हाँ, भोगवा नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, गुजरात में इसकी लोकेशन हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर मैं 19 की यहाँ बात कर लूँ, 19 किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम मात्रा में स्पर्श करती है ना? किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम स्पर्श करती है? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है किसके साथ सबसे कम है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाना चाहिए राइट। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबाई, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम लंबाई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा जिला यूपी का टच करता है। चलिए, देखिए, प्रश्न संख्या अगर 20 की मैं बात करूं, देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर सिंधु जल समझौता लागू नहीं होता है ना? सिंधु जल समझौता किस नदी पर लागू नहीं होता है? सतलज, व्यास, झेलम, या फिर सिंधु। जो नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगी वह इससे प्रभावित नहीं होगा। और मैंने आपको बताया है कि व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो केवल भारत से ही निकलती है, भारत में ही बहती है, भारत में ही सतलज में मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती। यह जो है इससे क्या है, प्रभावित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बाकी सतलज हो, झेलम हो, सिंधु, तीनों पे आपका समझौता क्या है, प्रभावी होता है। प्रश्न संख्या 21 की बात करिएगा। किसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? जहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा होंगे, और मरुस्थल सबसे अधिक कहाँ पे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। ना ब्राज़ील उत्तर होगा, ना अमेरिका होगा, ना कजाकिस्तान होगा,
ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट, ऑस्ट्रेलिया, है ना। प्रश्न संख्या 22, भारतीय लिखा है, भारत होना चाहिए। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, हीरालाल जेकानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 23 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। गैर राजनीतिक मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनका कोई भी संबंध नहीं है किसी भी राजनीतिक दल से। भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आपका हो जाएगा राइट। वीवी गिरी भारत के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट बेटियों का प्रयोग इन्होंने किया था। प्रतिभा पाटिल जो हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 24 की बात कर लीजिएगा, केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान की लोकेशन कहाँ पे आपसे पूछा गया है? जबलपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कच्छ। राजस्थान में पड़ता है। मरुभूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इसी को आप काजरी कहते हैं और ये आपका कहाँ पे होगा? तो जोधपुर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। प्रश्न संख्या 25, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? मेवाड़ की पहाड़ी, दिल्ली की पहाड़ी, शिवालिक या फिर रायसीना की पहाड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रायसीना की पहाड़ी पे स्थित है। आपसे पूछा गया है और यह किस पर्वत का भाग है? अरावली पर्वत का, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है वह यह होगा, देखिए अंतिम का मतलब 25 तो आपके क्लियर हो ही चुके हैं। हाँ 25 क्लियर हो गए। कल जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा उसका मैं उत्तर दे दूँ पहले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है? कृषि, पुलिस, शिक्षा या फिर रक्षा, है ना। समवर्ती सूची में कौन है? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले आउट कर दिया था। ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा जो शिक्षा को समवर्ती सूची से में रखा गया था। पहले राज्य सूची का विषय थी और बाद में जो है ये समवर्ती सूची का विषय बन गई थी। आज का प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद में उत्पन्न नहीं हुआ था, उपस्थित नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी चरण सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस पीडीएफ का सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़िएगा। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।